नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां पर आज से हम सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि जीसी लियोंग की बुक है, इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर इन ईजी मैनर, बट नॉट जस्ट ईजी बट कंप्लीट एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्विक रिविजन काइंड ऑफ स्टार्ट करेंगे। तो आज स्वागत है आपका इस पहले चैप्टर में, जो कि है द अर्थ एंड द यूनिवर्स। द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स मोस्टली अबाउट व्हाट इज अर्थ एंड हाउ इट इज पोजिशनड इन आवर यूनिवर्स, यानी हमारी पृथ्वी क्या है और इस ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में इसकी स्थिति क्या है, और इसके चारों तरफ पाए जाने वाले जो ब्रह्मांडीय ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आउटर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर आप यहाँ हैं और इस लेक्चर का पार्ट बन रहे हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो आपको पता ही होंगी, जैसे अर्थ क्या है, मरकरी, वेनस, सन, स्पेस। तो इनको डिफाइन न करते हुए हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा समय बचे, वी ऑल आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर सम काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, किसी ना किसी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जामिनेशन का भी एक पर्सपेक्टिव होगा और अंडरस्टैंडिंग तो आपकी क्लियर होगी ही, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा और आगे भी ऐसे ही बताता रहूँगा। बट द थिंग इज कि ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी वोंट बी एक्सप्लेन्ड हियर, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग यू नो सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द टॉपिक्स which are already in the book. So without any further ado, आइए हम The Earth and the Universe, जो कि पहला चैप्टर है इस JC लियोंग बुक का, इसे स्टार्ट करते हैं। And in coming classes, in every next video, you will get the second chapter. Also there are other things like everyday current affairs will also be there now, तो आप वो भी देख सकते हैं। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा या सबसे प्रोमिनेंट तौर पे अगर हमें कुछ दिखता है इस ब्रह्मांड में, तो वो है अनगिनत स्टार्स। और ये स्टार्स मानो अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहते हैं, एंड दीज वेरी ग्रुप्स आर रेफर्ड एज गैलेक्सीज और नेब्यूला। इन्हीं को हम गैलेक्सी या नेब्यूला के तौर पे भी जानते हैं। काफ़ी लंबे रिसर्च के बाद ऐसा नंबर भी दिया गया है कि हर एक गैलेक्सी में अराउंड 100 मिलियन स्टार्स तो होते ही हैं। हमारा अपना गैलेक्सी जो कि मिल्की वे है, ये भी अराउंड 100,000 मिलियन स्टार्स इसके पास हैं। इसी के आसपास एक अराउंड में नंबर दिया जाता है साइंटिस्ट्स के द्वारा। आमतौर पे अपने डेली लाइफ में हमें स्टार्स काफ़ी छोटे लगते हैं, मानो आसमान में किसी ने मोतियाँ पिरो रखी हैं। पर हम जानते हैं कि थ्रू वेरियस रिसर्च और साइंटिफिक पेपर्स कि ये हमसे अरबों खरबों मील दूर हैं, और इनके रोशनी को हम तक पहुँचने में कई बार हज़ारों साल का वक्त लग जाता है, मे बी कई बार उससे भी ज़्यादा, क्योंकि अगर कोई और ज़्यादा दूर है तो उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो द स्टार वी आर लुकिंग टुडे इज़ एक्चुअली द स्टार ऑफ द पास्ट। Now if we talk about the speed of the light, it is around 186,000 miles per second. यानी अगर हम इसको किलोमीटर में करें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश जो है वो ट्रैवल करती है, रोशनी ट्रैवल करती है। और सूरज की ही रोशनी को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाता है, जबकि जो चांद है उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त लगता है। और वैसे चांद की अपनी रोशनी नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स, मोस्टली द सन इटसेल्फ। पर हाँ, अगर हम समझने के पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सूरज इतना क्लियर, इतना बड़ा दिखता है और चांद भी इतना क्लियर दिखता है, ऐसा लगता है बोथ आर अराउंड एट द सेम डिस्टेंस विथ अस। पर रोशनी के स्पीड और रोशनी का पहुंचने में जो समय लगता है, इसी से समझ सकते हैं कि चांद कितना करीब है और सूरज जो कितना करीब दिखता है, ये एक्चुअली कितना दूर है। और धरती और सूरज के बीच की ये दूरी लगभग 93 मिलियन माइल्स है। अगर आप इसको किलोमीटर में देखें तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास ये नंबर चला जाता है। तो ये थी सूरज और अर्थ के बीच की दूरी। सूरज के चारों तरफ जो धरती घूमती है उसका पाथ जो है वो एलिप्टिकल होता है, यानी वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, वो थोड़ा सा अंडे जैसा है, थोड़ा सा खिंचा हुआ सा है, एंड दैट बिकम्स एलिप्टिकल। और सूरज और बाकी जो सारे ग्रह हैं जो एक फैमिली बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, इसको एक साथ हम एज अ सोलर सिस्टम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम वाला फैमिली का जो हेड है वो हो जाता है सन, और ये जो सूरज भाई साहब है ये काफ़ी हीटेड अप होते हैं, इसीलिए इनका सरफेस टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि होता है अराउंड 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आप अगर इसको रेफरेंस के तौर पे लेना चाहें तो बोल सकते हैं। वहीं अगर सूरज के इंटीरियर में हम जाएं तो ये टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है लगभग 20 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस, यानी फ़ारेनहाइट में इसको 36 मिलियन बोल सकते हो आप, इसको 36 मिलियन हो जाता है ये। एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि सूरज के जो सरफेस के ऊपर है ये लगातार छोटे वोल्केनो जैसे एलिमेंट्स लगातार बनते रहते हैं।
इनको वर्ल्स भी कहते हैं। इन्हीं लगातार बनते फूटते वोल्केनो जैसे एलिमेंट्स के कारण जो सूरज है वो सोलर पार्टिकल्स जो स्पेस में जो उसके कारण पनपता है, जिसके कारण बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं इनके ऊपर असर पड़ता है, और जो स्पेस में भी इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी इस सोलर इफेक्ट का या सोलर वेव का बहुत बुरा असर होता है। वो काफ़ी डैमेज, काफ़ी वियर एंड टीयर जो होता है उसके वजह से हमारे स्पेस इक्विपमेंट्स को अक्सर नुकसान होते रहता है। बट सोलर वेव्स के बारे में एक अलग से चैप्टर हो सकता है, यहाँ हम उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज एज द चैप्टर डजेंट एक्सप्लेन सो। अगर आगे कहीं एक्सप्लेन करता है तो वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो हमारे सूरज के चारों तरफ 8 ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं इन एलिप्टिकल पाथ। ये आप ध्यान रखिएगा, द पाथ इजंट राउंड। पाथ जो है वो चक्कर वाला जो पाथ है वो गोल नहीं है, वो एलिप्टिकल है, यानी कि वो दीर्घवृत्ताकार के फॉर्म में है। तो सूरज के जो सबसे करीब वाला प्लैनेट है वो है मर्करी, और ये 36 मिलियन माइल्स अवे है सूरज से, ठीक है। और इसको 88 डेज चक्कर लगाने में लग जाते हैं सूरज के, यानी ये सूरज का चक्कर लगाने वाला हमारे सारे सोलर सिस्टम में फास्टेस्ट प्लैनेट है। 88 डेज में ही ये सूरज के चक्कर काट लेता है। मर्करी के बाद जो अगला प्लैनेट है वो है वीनस, यानी जब मर्करी बुझेगा तो वीनस जलेगा। तो वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ्स ट्विन, यानी ये देखने में काफ़ी हद तक अर्थ के जैसी लगती है, यानी इसका जो प्रोपोर्शन है, जो इसका साइज़ है, ये काफ़ी हद तक अर्थ के जैसा दिखता है। दैट्स वाई वी कॉल इट अर्थ्स ट्विन, यानी धरती की जुड़वा बहन। बट भाई साहब, अर्थ तो अर्थ है और अर्थ के जैसा कोई और नहीं। अर्थ अपने आप में एक अनोखा ग्रह जो अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी खोज की है। अर्थ के जैसा ग्रह या जहाँ जीवन इतनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसा कोई ग्रह अभी तक वैज्ञानिकों को मिला नहीं है। अर्थ का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको कि हम मून के तौर पे जानते हैं, और मून और धरती के बीच की दूरी 238.900 माइल्स है, यानी 288,900 माइल्स आप इसको लिख सकते हो ऑलवेज। और ये धरती का चक्कर 27 दिनों में काट लेता है। अब धरती के बाद हम स्पेस एक्स के रॉकेट में बैठ के पहुंच जाते हैं अपने अगले पड़ोसी मार्स के ऊपर, और मार्स जो है वो सूरज से चौथा ग्रह है। मार्स के ऊपर मानव जाति का जो फोकस है वो है रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन वर्क, कि अगला जो ग्रह हम जिसके ऊपर शायद मनुष्य जाति कदम रखेगा वो ऑब्वियसली लगता है मार्स ही होगा। मून पे इंसान ने कदम रख लिया है, अब चांद के बाद से हमें काफ़ी लंबी वाली छलांग मारनी होगी, क्योंकि हम अगला कदम जो रखेंगे वो शायद मार्स के ऊपर ही होगा। अभी हाल ही में नासा के द्वारा 2020 परसेवरेंस नाम का जो मिशन था वो मार्स के ऊपर उतरा है। आपका ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक बन जाता है। और परसेवरेंस की लैंडिंग कहाँ हुई है ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एग्जाम के हिसाब से। इसकी जो लैंडिंग हुई है वो हुई है जेज़ेरो क्रेटर के पास, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एम्ड प्रोजेक्ट था नासा के द्वारा। और अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है किसी भी एग्जाम को लेकर, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मार्स जो है वो अब एक एक्सप्लोरेशन मिशन ज़्यादा है, क्योंकि अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगला मिशन शायद 2024 तक, शायद वैज्ञानिक कोशिश में लगे हैं कि 2024 या 2030 के आसपास कोई ना कोई इंसान शायद मार्स पे ज़रूर उतरता हुआ आपको मिलेगा। मार्स के 2 खुद के सैटेलाइट हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। मार्स के बाद आ जाता है हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का कोई बिग ब्रदर है तो उसकी बात करने की, और वो हो जाता है जुपिटर। जुपिटर भाई साहब ग्रहों के दादाजी हैं, सबसे बड़े, सबसे विशाल, एक्चुअली काफ़ी बड़े हैं। और जो इनका सतह है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन के मिक्सचर से बना हुआ है। इसके ऊपर काफ़ी सारे आप सर्कुलर बैंड्स देखते हैं जो कि इसके ऊपर आए हुए तूफान का, मतलब इसके ऊपर जो विंड मूवमेंट है उसका एक सूचक है, उसका एक सिंबल है काइंड ऑफ। काफ़ी रंगीन ये प्लैनेट दिखता है। आप ये जो पिक्चर में आप इसको देख रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी रंगीन दिखता है, और इसके जो बैंड्स हैं ये एयर फ्लो के कारण बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके बहुत से सैटेलाइट्स हैं, 12 मेन हैं, 12 जो मेन तौर पे हम पढ़ते हैं, बट मोर देन 50-60 इसके सैटेलाइट्स हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू नो कि यहाँ से जो सूरज का जो हीट इफेक्ट है वो काफ़ी घटने लग जाता है। इसकी जो दूरी है सूरज से वो है अराउंड 485 मिलियन माइल्स, जिसके कारण जो सूरज की गर्मी है उतनी प्रॉपर तौर पे यहाँ पहुँच नहीं पाती है। जो सोलर वेव्स होते हैं या जो सोलर पार्टिकल्स होते हैं उनका भी असर जो है वो जुपिटर तक काफ़ी कम ही पहुँच पाता है, और इसीलिए यहाँ जो सरफेस टेम्परेचर है ये काफ़ी ठंडा है, अराउंड -130 डिग्री सेल्सियस, -130 डिग्री
सेल्सियस के आसपास यहाँ सरफेस का टेम्परेचर है। जुपिटर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है सैटर्न का, न कि नंबर में बल्कि इन साइज़ ऑल्सो। तो साइज़ में भी ये जुपिटर से छोटा है, आई मीन सेकेंड नंबर पे आता है। जुपिटर सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है और सैटर्न उसके बाद आता है। इसके भी बहुत से स्टार्स है, लगभग 29.5 ईयर्स इसको लगते हैं सूरज के चक्कर काटने में। जो हमारा 7th प्लैनेट है वो हो जाता है यूरेनस, और इसको एस्ट्रोनॉमर्स 18th सेंचुरी तक तो इसके बारे में जानते ही नहीं थे। बहुत बाद में इसके बारे में पता चला। ब्लू ग्रीन सा ये दिखता है, ठीक है, और बहुत ताकतवर टेलीस्कोप्स चाहिए अगर आपको ये ग्रह को देखना है तो। ये 50 गुना बड़ा है धरती से, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि धरती से 50 गुना बड़ा है और 15 गुना भारी है। यूरेनस की एक और जो काफ़ी खास बात है जो इसे बाकी प्लैनेट से अलग बनाती है वो है इसका रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यानी जो सूरज का जो ये चक्कर काटता तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही है, पर बाकियों से ये थोड़ा अलग करता है। यानी बाकी जो सूरज का चक्कर काटते हैं उनका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यानी घड़ी जिस ओर मुड़ती है घड़ी की सुइयाँ, उसके अगर उल्टी ओर हम घूमें तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और बाकी प्लैनेट्स जो है वो सूरज को सेंटर में मान के एंटी क्लॉकवाइज में घूमती हैं। पर यूरेनस ही हमारे 8 प्लैनेट में एक ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। पता नहीं ये ऑडिटी कैसे है, यानी ये इस तरह से बाकियों से अलग कैसे हो गया, बट बाकी जहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ये क्लॉकवाइज घूमता है। हमारा जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है वो हो गया है नेपट्यून। पहले प्लूटो हुआ करता था, बट बेचारे प्लूटो का हमने पत्ता काट दिया, अब वो सिर्फ ड्वार्फ प्लैनेट है। बट यहाँ एक पॉइंट बनता है कि आखिर प्लूटो बाहर क्यों हुआ, वाई प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट। एक्चुअली प्लैनेट के लिए एक नियम है कि कोई भी प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट का जो ऑर्बिटिंग सर्कल है उसको काटेगा नहीं, जबकि प्लूटो ऐसा 2 जगह पे करता था, जिस वजह से ये थोड़ा मतलब बाकी प्लैनेट्स के डेफिनेशन से बाहर हो गया, और इस वजह से हमने इसको ड्वार्फ प्लैनेट्स में शामिल कर लिया। यानी ये फुल ग्रोन प्लैनेट बिल्कुल नहीं है, ये एक छोटा प्लैनेट, मतलब छोटा वाला प्लैनेट के तौर पे हम इसको रेफर करते हैं। आते हैं वापस नेपट्यून के ऊपर। नेपट्यून की खोज किसी सैटेलाइट द्वारा नहीं की गई थी। धरती और इसके बीच इतनी दूरी है कि सैटेलाइट्स पहले के हिसाब से इतना आसान था नहीं कि हम नेपट्यून को देख सकें, पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की गई, जिसके बाद उस डायरेक्शन में या जहाँ नेपट्यून था वहाँ कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई। बाद में और रिसर्च के बाद ऐसा पता चला, और ऐसा हमने और ज़्यादा जब सैटेलाइट्स को ताकतवर किया तो हमने पाया कि अच्छा यहाँ तो एक प्लैनेट है। और ज़्यादा हम नेपट्यून के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, ये काफ़ी मिलता जुलता है यूरेनस से ही। सिर्फ सैटेलाइट्स के मामले में ये थोड़ा अंतर है, यूरेनस के पास थोड़े ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, इसके पास सिर्फ 2 ही सैटेलाइट्स हैं जो हम जानते हैं, और हो सकते हैं कई बार हम बहुत ज़्यादा हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी दूर है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत कुछ एकदम पता होना संभव नहीं है। तो इनका अभी जो नोन सैटेलाइट है नेपट्यून का वो है 2। ये जो ऑल टुगेदर 8 प्लैनेट्स हैं इनको ग्रुप किया गया है, इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक है टेरेस्ट्रियल और दूसरे हैं जोवियन, ठीक है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। ये दोनों वर्ड्स एक तरह के, जैसे जो टेरेस्ट्रियल है उनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और जो जोवियन प्लैनेट्स हैं उनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का जो सरफेस है वो हार्ड रॉक का बना है, और जो जोवियन प्लैनेट के जो सरफेस है वो अभी भी गैसियस स्टेट में है, क्योंकि सूरज के ग्रेविटी का वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा नहीं जाता है, जिसके कारण ये माना गया है कि उनके सरफेस पे जो गैसेस बने उनको हटाने में जो सूरज की ग्रेविटी काम करती है, या जो सूरज के जो वेव्स हैं, जो सोलर वेव्स काम करते हैं, उनका ज़्यादा इफेक्ट वहाँ हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज भी उनके गुरुत्वाकर्षण में उनके जो गैसेस उनसे इजेक्ट हुए वो वहाँ फंसे हुए रह गए हैं। तो ये हो गए सारे प्लैनेट्स के बारे में। वापस हम अपने अर्थ पे आते हुए सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे अर्थ का शेप क्या है। आमतौर पे ये सर्कुलर, स्फेरिकल इस तरह के शेप्स बोले जाते हैं, बट द रियल शेप ऑफ अर्थ विच यू शुड एंड विच आई शुड बी यूजिंग इज एक्चुअली कॉल्ड एज जियोइड। यानी वो शेप जो जियो की तरह है, यानी जो अर्थ की तरह है, जियोइड। अर्थ किसी जगह से पहाड़ है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं बहुत गहरा डिप्रेशन है, तो अर्थ एक अनोखा ही शेप में है। जैसे इक्वेटर के पास थोड़ी ज़्यादा बल्जिंग हो जाती है, वहीं जब पोल्स की ओर जाते हैं तो अर्थ थोड़ा दबने के कारण थोड़ा ज़्यादा सपाट है। तो एक पर्टिकुलर शेप नहीं है अर्थ का। समुद्र है, वहाँ बहुत गहरे डिप्रेशन हो जाते हैं, तो एक अपना ही शेप है अर्थ का, और उसी अपने शेप को हम एक अलग नाम से जानते हैं जो कि खुद अर्थ के जैसा शेप है। यानी जो शेप है अर्थ का वो अर्थ के ही जैसा है, दैट इज़ कॉल्ड एज जियोइड। धरती पे आज भी काफ़ी फ्लैट अर्थ बिलीवर्स हैं, यानी जिनका ऐसा मानना है कि धरती अभी भी चपटी है, और पुराने समय में तो ये बहुत ज़्यादा था।
तो आज हम ये जानते हैं थ्रू वेरियस प्रूफ, थ्रू वेरियस एविडेंसेस कि धरती चपटी ना होके गोल है। पर धरती को रिकॉर्डेड टाइम में, यानी कि हम जिस टाइम में जानते हैं ऐसे टाइम में अगर धरती के चक्कर लगा के सबसे पहले किसी ने ये साबित किया था कि धरती गोल है, तो वो है फर्डिनेंड मैगलन। 1519 से लेके 1522 तक की ये जर्नी थी जिसमें मैगलन ने धरती का चक्कर काटा और उन्होंने ये मतलब एक थ्रू एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ये साबित किया कि हाँ धरती गोल है। तो एक तो एग्जाम्पल ये खुद हो जाता है कि हम जब धरती में एक पॉइंट से अगर सीधा ट्रैवल करते हैं तो हम वापस घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सर्कम नेविगेशन ऑफ अर्थ इज़ अ पॉइंट इन इटसेल्फ विच प्रूव दैट अर्थ इज़ अ स्फेरिकल। दूसरा यानी स्फेरिकल शेप का है, यानी एक गोलाकार शेप है, जियोइड गोल बट थोड़ा अर्थ का अपना शेप जिसमें आ जाता है। दूसरा पॉइंट जो अर्थ के स्फेरिसिटी को साबित करता है, यानी अर्थ के अंडाकार शेप को साबित करता है, वो है इसका सर्कुलर होराइजन, यानी वो जगह जहाँ सूरज और धरती आपस में मिलती है। अगर आप उसको ठीक से देखें, उसको ध्यान से देखेंगे तो वो खुद सर्कुलर सा लगता है। तो एक अदर पॉइंट ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू प्रूव दैट अर्थ इज़ इन सर्कुलर शेप, तो या अर्थ इज़ इन स्फेरिकल शेप, तो वहाँ आप ये एग्जाम्पल्स कोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है एक शिप्स विजिबिलिटी टर्म है, यानी अगर खुले समंदर में जब आप एक जहाज़ को देखते हैं तो जहाज़ अगर आपकी ओर आ रही है तो उस जहाज़ में सबसे पहले अगर बहुत दूर है जो आप अभी तक विजिबल नहीं, और अचानक पहली बार विजिबल होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले उसका मास्ट दिखता है, यानी ऊपर का जो हिस्सा है वो दिखता है, फिर धीरे धीरे शिप के बीच का और फिर पूरा शिप और आगे बढ़ने पे दिखता है। इट डज शो कि वो किसी घूमते हुए जगह से आ रहा था जो शायद आप जहाँ खड़े हो उधर से वो नीचे थी जगह, तो वो जैसे जैसे उस नीचे से ऊपर आ रहा था वैसे वैसे उसकी विजिबिलिटी बेहतर हो रही है। और इसी में हम सबसे पहले ऊपर का हिस्सा देखते हैं और फिर जब वो और आगे आ जाता है, यानी जब हमारे आइज़ के लेवल पे आ जाता है, तब जाके हम उस पूरे शिप को देखते हैं। तो इसको शिप्स विजिबिलिटी के रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। अगला पॉइंट्स जो है जो कि अर्थ के स्फेरिसिटी को प्रूव करता है वो है सनराइज एंड सनसेट। ये पूरी दुनिया में अलग अलग टाइम पे होता है, पूरी दुनिया में एक साथ नहीं होता। अगर धरती फ्लैट होती तो ये सूरज उगता और चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, पूरी दुनिया में सूरज एक साथ दिखता। बट ऐसा नहीं होता है, धरती गोल है तो जब जो हिस्सा सूरज के सामने फेस करता है उसी हिस्से में आप जो है वो सूरज की रोशनी को देख पाते हैं। एक और एग्जाम्पल है लूनर एक्लिप्स का, यानी जब चंद्र ग्रहण हम और आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि चांद के ऊपर जो धरती का इमेज बनता है, यानी चांद के ऊपर जो धरती की परछाई बनती है वो एक सर्कुलर शेप में होती है। हम सब ने ये देखा है और ये अनदर एग्जाम्पल है टू प्रूव दैट अर्थ इज़ इन स्फेरिकल शेप। दूसरे बाकी हमारे प्लैनेटरी बॉडीज, मान लो एक बार के लिए हम इन सभी पॉइंट्स को अवॉइड कर दें और बात करें कि बाकी तो कुछ अलग है, पर जब हम बाकियों की ओर भी देखते हैं तो बाकी सारे ग्रह, हमारे सारे सैटेलाइट्स, खुद सन, एवरीथिंग इज इन स्फेरिकल शेप। और ये साबित करता है कि विद द मिलियन एंड बिलियन ईयर्स ऑफ मूवमेंट शायद ये शेप उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया है। तो बाकी भी हमारे जो प्लैनेट्स है वो इसी तरह के हमारे शेप्स में है। वन मोर पॉइंट टू प्रूव द अर्थ स्फेरिसिटी इज द ड्राइविंग पोल्स ऑन लेवल ग्राउंड ऑन अ कर्व्ड अर्थ। अब जब अलग अलग जगहों पे पोल्स जो गाड़े जाएंगे, मान लीजिए एक सीधी रेखा में कुछ पोल्स गाड़े जाते हैं और आप जब उस सीधी रेखा में ड्राइव करते हैं तो एक बार में आपको एक बराबर सारे पोल्स दिखते नहीं हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अगला पोल, उसके बाद का पोल रीअपियर होना शुरू होता है, यानी आपके सामने आता जाता है मानो। तो ये एक अनदर एग्जाम्पल है कि धरती गोल है। जैसे जैसे जो आपके व्यू विजन में आएगा वैसे वैसे वो चीज़ आपको दिखेगी, यानी थोड़ी देर पहले वो आपके फील्ड ऑफ विजन से बाहर था वो उसी बराबर ग्राउंड पे, उसी ग्राउंड पे, पर वो आपको दिख नहीं रहा था, यानी शायद वो किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं झुका हुआ होगा, कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो आउट ऑफ शेप होगी, इसीलिए नहीं दिख रहा होगा। तो इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया जाता है। ऑल्सो अनदर थिंग वी यूज़ इज़ एरियल फोटोग्राफी। अब हम रॉकेट्स स्पेस में भेज सकते हैं, वेदर बलून्स जो होते हैं उनको स्पेस में भेजा जाता है और उनके साथ अटैच्ड होता है एक कैमरा, हम करते हैं ऑब्वियसली, और उनके जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए जाते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि द अर्थ विच लुक्स फ्रॉम अबव इज ऑल्सो स्फेरिकल। तो देर आर मैनी वेज, देर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू हम अर्थ के स्फेरिसिटी को प्रूव कर सकते हैं। आइए हम अब अर्थ के मूवमेंट के बारे में जानेंगे। देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट विच वी ऑल नो बेसिकली, एंड दीज आर कॉल्ड एज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन इज व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब धरती अपनी ही धुरी के ऊपर घूमती है उसे हम रोटेशन कहते हैं, और जब वही धरती सूरज के चक्कर काट रही होती है तब वो रिवोल्यूशन कहलाता है। रोटेशन टेक्स अराउंड 24 आवर्स और वहीं रेवोल्यूशन 365/1/4।
यानी 365 डेज प्लस 6 आवर्स मोर। इतना समय हमारे धरती को लगता है सूरज के चक्कर काटने में। ये धरती जो सूरज का चक्कर काटती है, इसी रेवोल्यूशन के कारण धरती पे अलग अलग मौसमों का आगमन होता है। और चलिए अब हम पहले तो रोटेशन के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ। ये बेसिक है, ये हम और आप सब जानते हैं। थोड़ा जो डिटेल में जानने वाली बात हो जाती है वो हो जाती है अबाउट रेवोल्यूशन। तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। और अर्थ जो ट्रैवल कर रही है इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में, ये अराउंड 18.5 माइल्स पर सेकेंड के स्पीड से ये ट्रैवल करती है। ऑल्सो इट इज़ रेवोल्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन डे एंड नाइट ऑन अर्थ। रेवोल्यूशन के कारण ही धरती पे जो दिन और रात के समय में जो बदलाव आता है वो रेवोल्यूशन के कारण ही होता है। अर्थ जो कि अपने एक्सिस पे 66.5 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, ये जब सूरज के चक्कर काटता है इस झुके हुए एंगल के कारण, और जो सूरज और धरती के बीच में इस चक्कर के दौरान जो दूरी आती है, इसकी वजह से हम दिन और रात में जो समय का अंतर है वो एक्सपीरियंस करते हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो हमारे हेमिस्फेयर्स में विंटर्स और समर्स भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी इसी रेवोल्यूशन प्लस जो हमारा धरती 66.5 डिग्री पे झुका हुआ है उसी के कारण हम एक्सपीरियंस करते हैं। कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर होता है तो आर्कटिक के रीजन में महीनों तक रात ही रह जाती है। वहीं ऐसे टाइम पे जब सदर्न हेमिस्फेयर में जो समर का टाइम आ चुका होता है, वहाँ पे महीनों तक सूरज एंटार्कटिक में ढलता ही नहीं है। वहीं जब दोनों हेमिस्फेयर में फिर मौसम बदलते हैं तो वहीं कंडीशंस भी ठीक उल्टे हो जाते हैं। नदर्न हेमिस्फेयर में जब समर्स का टाइम आता है तो जो आर्कटिक सर्कल है उसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन के तौर पे भी रेफर किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सूरज ढलता नहीं है कुछ महीनों तक। अब आप इस इमेज में देखिए कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और उसका इफेक्ट क्या होता है धरती पे। यानी जब धरती सूरज के चक्कर काट रही होती है तो उस अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान धरती पे क्या मौसम रहता है, किस तारीख पे किस महीने में आमतौर पे धरती पे क्या मौसम रहता है, उसका ये एक इमेज है आपके सामने। और इसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 21 को स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाता है, यानी इस दिन और रात लगभग बराबर रहते हैं। वहीं इसके ठीक अपोजिट सितंबर 23 को ऑटम इक्विनॉक्स माना जाता है। इस दिन भी दिन और रात बराबर रहते हैं, क्योंकि इन दोनों दिनों में सूरज जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, जो कि बोथ हेमिस्फेयर्स में जो दिन और रात है उनका जो टाइम है वो बैलेंस कर देता है। वहीं जून 21 को समर सॉल्स्टाइस होता है, यानी नदर्न हेमिस्फेयर में जो सबसे लंबा जो ये होगा दिन का समय वो इसी दिन होगा। वहीं विंटर सॉल्स्टाइस दिसंबर 22, 23, आमतौर पे दिसंबर 22 को ही होता है। और यानी ये विंटर के समय में नदर्न हेमिस्फेयर का सबसे छोटा दिन इसी दिन होता है। समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस का भी जो रेफरेंस किया गया ये नदर्न हेमिस्फेयर को लेके किया गया था। सदर्न हेमिस्फेयर में इसका ठीक उल्टा होता है। आइए अब हम धरती पे किसी लोकेशन को कैसे समझना और जानना है इसके बारे में जानते हैं। धरती इतनी बड़ी है कि किसी भी लोकेशन को सीधे पिन पॉइंट करना आसान नहीं है, तो इसके लिए एक मैथमेटिकल तरीके की आवश्यकता थी, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स ऑन अर्थ। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स धरती पे दो लाइंस के मल्टीपल कलेक्शंस हैं जो धरती को अलग अलग तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूड जहां नॉर्थ टू साउथ इंटरसेक्ट करता है धरती को, वहीं लैटिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, आप जैसे कह लें वैसे इंटरसेक्ट करता है। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो दूसरे पॉइंट पे एंड होते हैं। वहीं लैटिट्यूड्स जो हैं वो एक पॉइंट से जहाँ से भी स्टार्ट हो जहाँ से भी एंड हो, ऐसा कोई परफेक्ट प्लेस नहीं है, वो मानो एक रेगुलर सर्कल में घूम रहे हैं। वहीं लैटिट्यूड्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स के जो बीच का दूरी है वो घटता बढ़ता रहता है। ये सबसे अधिक होता है इक्वेटर पे, वहीं पोल्स पे जाके ये एकजुट हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे है धरती के, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, जिधर साइड से आप कह लें। इक्वेटर धरती को दो हेमिस्फेयर्स में बांटता है, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। आगे आप जान लें एक और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। वहीं इसका सहयोगी जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 23.5 डिग्री साउथ में पड़ता है, यानी ये सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। फिर एक और है आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, वही इसका सहयोगी एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में हो जाता है। लैटिट्यूड्स ऑल्सो गो फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन नॉर्थ एंड दे ऑल्सो कैरी दिस 0 to 90 डिग्री इन साउथ। ठीक है, बोथ साइड ये जीरो इक्वेटर पे स्टार्ट होता है और पोल पे 90 डिग्री पे जाके खत्म होता है।
वहीं ये साउथ में भी 0 फ्रॉम इक्वेटर स्टार्ट होता है और पूरे पोल तक जाता है, सदर्न पोल तक जाता है, वहाँ ये 90 डिग्री पे ख़त्म हो जाता है। ये पैरेलल होते हैं, इसीलिए इनके हर एक डिग्री के बीच जो दूरी है उनको मिनट्स में बांटा गया है, यानी 1 डिग्री 60 मिनट। आइए अब लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर लें। ये एंगुलर डिस्टेंस के तौर पे रहता है, यानी इस पे हर जगह इसमें कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है जैसे कि लैटिट्यूड में होता था। यहाँ अलग अलग जगहों पे इनके बीच की दूरी अलग हो जाती है। इनको मेरिडियंस भी कहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जो 0 डिग्री पे जिसको रखा गया है उसको प्राइम मेरिडियन के तौर पे जाना जाता है, और इसी जगह से ये मेरिडियन स्टार्ट होके टोटल 316 नंबर्स होते हैं एज की सर्कल के चारों तरफ जाते हैं। और ये 0 डिग्री वाला ही जो मेरिडियन है ये धरती को 2 हिस्से में बांटता है, एक तरफ 0 डिग्री और ठीक उसके अदर साइड जो 180 डिग्री है, ये दोनों मिलकर धरती को 2 हिस्से में बांटते हैं। वैसे आमतौर पे 0 डिग्री से ही रेफरेंस लिया जाता है। वैसे तो 0 डिग्री किसी भी मेरिडियन को लिया जा सकता था, पर 1884 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जिसमें रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच में है इंग्लैंड में, ये तय हुआ कि वहाँ से क्रॉस होने वाला मेरिडियन ही 0 डिग्री के तौर पे रेफ़र किया जाएगा। इन मेरिडियंस का इस्तेमाल आमतौर पे लोकल टाइम जोन के रेफरेंस में सबसे ज़्यादा होता है। हमारा अपना भी टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री है, और ये मिर्ज़ापुर जो कि एक जगह है उत्तर प्रदेश में, आजकल तो आप सब जानते होंगे मिर्ज़ापुर को, वहीं से पास करता है। ईच मेरिडियन होल्ड्स विथ इटसेल्फ द टाइम ऑफ 4 मिनट, यानी 15 मेरिडियन अगर आपस में मिल जाए तो वो 1 घंटे का टाइम पीरियड बना लेते हैं। और फिर इन्हीं मेरिडियंस के इस्तेमाल से वर्ल्ड ओवर अपने अपने लोग समय का तय करते हैं। आमतौर पे माना जाता है कि हर आधे घंटे की दूरी के मेरिडियन पे आप टाइम जोन को अपना यूज़ कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से आप अपने कंट्रीज़ का टाइम रख सकते हैं, और पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ उसी तरह करती हैं। वहीं जहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स मिलते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम एग्जैक्ट प्लेस के रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे 8 डिग्री नॉर्थ 46 डिग्री ईस्ट, ये एक पॉइंट है धरती पे। अगर आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे तो इस मैथमेटिकल तरीके से आप एकदम पिन पॉइंट तरीके से किसी एक जगह को रेफ़र कर सकते हैं। ये पॉइंट में भी जा सकता है, जहां आप 86.26 डिग्री नॉर्थ एंड 46.58 डिग्री ईस्ट करके भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको और कोई जगह रेफ़र करना है जो कि उसके ठीक बगल में है, जो कि पॉइंट में आ रहा था, तो आप ऐसे भी रेफ़र कर सकते हैं। दिस हेल्प्स इन पिन पॉइंटिंग द प्लेस टू इट्स एग्जैक्ट लोकेशन, और ये मैथमेटिकल तरीका ही उपयोग में आया हमें किसी भी जगह को एग्जैक्टली लोकेट करने में। गूगल मैप हो या कुछ भी हो, इसी तरीके का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट लोकेशंस हमें दिए जाते हैं। तो जहाँ टाइम की बात आती है वहाँ डेट की भी बात आ जाएगी। तो 180 डिग्री मेरिडियन पे इंटरनेशनल डेट लाइन भी रखा गया है, और ये एकदम सीधा नहीं है। आमतौर पे आप जितने मेरिडियंस देखेंगे वो स्ट्रेट होता है, पर इंटरनेशनल डेट लाइन वाला जो मेरिडियन है इसको बोला इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दो। कारण क्या था टेढ़ा मेढ़ा करने का? कारण था कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये अलग अलग कंट्रीज़ को क्रॉस कर रहा था, और अगर एक ही कंट्री को अलग अलग डेट लाइन से अंतर करें तो एक ही कंट्री में अलग अलग डेज हो जाएंगे। तो इसको ईज आउट करने के लिए डेट लाइन को कंट्री के हिसाब से जहाँ तहाँ मोड़ दिया गया, ताकि कंट्रीज़ में डेट्स का अपना प्रॉब्लम ना हो। बस इतना ही था, और इस तरह से हम चैप्टर 1 कंप्लीट करते हैं। हम चैप्टर 2 में आपका स्वागत करेंगे। आप आइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत किया है इस पर, आगे भी मेहनत करते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। दिस विल रियली बूस्ट अस टू वर्क मोर फॉर यू। With this, hoping to see you in next video. Thank you and have a nice day.